साल 2021 समाप्त होने की कगार पर है और तमाम दिक्कतें, कंसर्न्स, वो कहिए अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स, वो चैलेंजेस के बीच से हम जूझते हुए आए। पर एक अच्छी बात रही इस पूरे साल कि भारतीय बाजारों का प्रदर्शन सॉलिड रहा। निफ्टी में इस साल टिल डेट 25% के रिटर्न्स, और इस 25% के रिटर्न से कई सारे सेक्टर्स, कई सारे स्टॉक्स को कहीं बेहतर रिटर्न्स देखने को मिले। तो बढ़िया रहा ये साल। लेकिन अब साल के एंड में सबके जहन में एक ही सवाल है, अब क्या 2022 कैसा रहेगा, किस तरह के रिटर्न्स आएंगे, किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हैं, किस तरह की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन्हीं तरह के जो बर्निंग क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स ढूंढने की आज हम लोग कोशिश करने वाले हैं, और इनसे बेहतर कोई मिलने नहीं वाला आपको। ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म क्रेडिट स्विस के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलकंठ मिश्रा सर आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिश्रा सर, स्वागत है आपका। और वाकई कई सारे सवालों के जवाब ढूंढने हैं सर। वो ओमाइक्रॉन की बातें आजकल सब कर रहे हैं, वो रेट हाइक्स की, वो टेपरिंग की, आजकल तो बजट की सुगबुगाहट शुरू हो गई है, इंडिया इंक की अर्निंग्स, मैं इन सबको टच अपॉन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मिश्रा सर, पहले तो मैं ये जानना चाहता था आपके इस समय के बाजार पर कमेंट्स, क्योंकि जिनसे भी बात करो कई लोग बाजार में क्वेश्चन कर रहे हैं भारतीय बाजारों की इस रैली को लेकर। कई लोगों का कहना है हम फंडामेंटल से वे अहेड हैं, वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं। इन सब बातों को सुन के हम रिटेल को थोड़ा डर लगने लगता है। तो आप लोग क्रेडिट स्विस में इस समय के बाजार के हालात को कैसे देखते हो? क्या वाकई हम बहुत महंगे हैं? क्या वाकई एक चिंताजनक स्थिति में है भारतीय बाजार? ये ऐसा नहीं है। देखिए, हम तो सितंबर से कह रहे हैं कि भाई इकोनॉमी की आउटलुक काफी अच्छी है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से जो FY23 यानी जो अगला वित्तीय वर्ष है उसके जो जीडीपी फोरकास्ट हैं उसमें सब्सटैंशियल अपग्रेड्स होंगे। बेस नॉर्मलाइजेशन यानी कि जब ये कोविड की महामारी के कारण जो इकोनॉमी स्लो हुई थी, वो जब बेस ईयर से भी निकल जाए, उसके बाद भी अगर कंसेंसस बाकी लोग अगर कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 5.5-6% पे ग्रो करेगी, तो हम ये कह रहे हैं कि नहीं, वो तो 7% पे ग्रो करेगी। लेकिन अगर मार्केट दो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम ये कैलकुलेशन करते हैं कि अगर 12 महीने आगे की अर्निंग्स पे अगर मार्केट का कोई प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है, वो कितने स्टैंडर्ड डेविएशंस हायर है, यानी अगर 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर आप नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन माने, तो यानी कि इससे ज्यादा महंगा वो करीब 5% बारी हुआ है। तो हम उस हालत में थे सितंबर में। थोड़ा करेक्शन हुआ है उसके बाद, पर अभी भी मार्केट जो है वो बहुत महंगा है। अगर कोई 3 से 5 साल के लिए खरीद रहा है तो अभी भी हमारे यहाँ पे भी उसका असर पड़ता है। अगर आपका आपके इमर्जिंग मार्केट पोर्टफोलियो में जो भी इंडिया का वेट है उतना तो आप बेचेंगे। वो मेरे ख्याल से खत्म हो गया है, या थोड़ा और हो सकता है। अगर हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को लें तो उसमें SIP के स्ट्रॉन्ग फ्लोज हैं, करीब $1.5 बिलियन, 10,500 करोड़, 11,000 करोड़ हर महीना आ रहा है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज बेचना शुरू कर देती हैं, जो कि काफी अच्छा काउंटर बैलेंसिंग फोर्स है। तो सितंबर क्वार्टर में $12 बिलियन की सेलिंग हुई इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा। इसलिए अगर कोई बहुत स्टीप करेक्शन होता है तो फिर ये इंश्योरेंस कंपनीज जो ये फायर पावर लेके बैठी हैं वो वापस आ सकती हैं मार्केट में। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से एंड डिमांड में बहुत वीकनेस है। चीन में फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, रिटेल सेल्स बहुत हद तक, आप ओमाइक्रॉन की बात कर रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट का स्प्रेड ही डेथ्स पर मिलियन अभी भी यूरोप में, US में काफी बढ़ा हुआ है। तो इस कारण से पूरी डिमांड नॉर्मलाइजेशन होने में वहां भी समय लगेगा। तो मेरे ख्याल से अगर जिस दिन मार्केट रियलाइज करे कि ग्लोबल डिमांड बहुत वीक है, हो सकता है कि ग्लोबली मार्केट्स में भी करेक्शन आए, तो हमारे यहाँ भी आएगा। बट वो एक प्रोबेबिलिटी है। बाय एंड लार्ज मेरे हिसाब से टाइम करेक्शन ही होगा। मैं ओमाइक्रॉन की जो आपने बात छेड़ी है मिश्रा सर, उस पर मैं आऊंगा। ये एक बात मैंने सही इंटरप्रेट करा क्या कि FI की बहुत रिलेंटलेस सेलिंग हुई, बहुत प्रेशर आया तमाम दिक्कतों के बीच में, शायद अब वो सेलिंग का प्रेशर मोटा मोटी खत्म होने के कगार में? ये मैंने सही इंटरप्रेट किया क्या? दूसरा, क्योंकि हम
रह रहे कि इंडिया की तरफ से जो क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस आए कुछ अंश में तो उन्होंने सरप्राइज करा मार्केट को, पॉजिटिवली सरप्राइज करा। ये CY 22 में भी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि इंडिया इंक डिलीवर कर पाएगा? हमारी अर्निंग्स, हमारे वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर पाएंगी क्या सर? तो FII सेलिंग का ऐसा है, देखिए कि अगर DXY है जो ट्रेड वेटेड डॉलर है, वो मान लीजिए कि अपने बॉटम से 10% भी चल जाता है, तो उसका करीब 2/3 मूव तो हो चुका है, तो 1/3 और होना बाकी है, और लास्ट के फेज में एनीवे सेलिंग नहीं होती। तो अगर ये वजह है EMs की सेल ऑफ की, तो मेरे हिसाब से FII का सेलिंग प्रेशर जो है काफी हद तक हो चुका है, लगता है 1-2 महीना और हो, बट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दैट। जो क्वार्टरली अर्निंग्स की बात आपने कही, आप ये देखें कि 2012 से 19, और मैं जानबूझ के 2020 या 21 नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो तो कोविड अफेक्टेड थे, थोड़ा बहुत NBFC और ऑटो सेक्टर का डीस्टॉकिंग के कारण FY 20 में भी अर्निंग्स काफी खराब थी। तो FY 12 to 19 निफ्टी अर्निंग्स केवल 4% पे बढ़ी, राइट, और वो मतलब डबल डिजिट ग्रोथ होता था उसके पहले, तो सडनली स्लो डाउन हो गया, और वो काफी सस्टेन्ड बेसिस पे स्लो डाउन रहा। क्यों हुआ? क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में, यानी बैंक्स में अर्निंग्स ग्रोथ स्लो हो गई, क्योंकि वो पुराने जो खराब लोन थे उनके लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ी। 2018 में, वित्तीय वर्ष 18 में, जो एक प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो बैंक्स के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं, उनका 100% प्रोविजंस पे डालना पड़ा। वो सितंबर क्वार्टर में केवल 26% हो गया, यानी कि वो 10 साल में सबसे छोटा रेशियो था। तो मेरे हिसाब से जब प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो जो पीपॉप ग्रोथ है, जो प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ग्रोथ है, वो तक क्रेडिबल है, और 2024 की अर्निंग्स भी यहाँ से अपग्रेड हो सकती हैं। तो कुछ सेक्टर्स में, जैसे मेटल्स, कुछ ऑटो के नाम है जहाँ पे हमें लगता है कि शायद अर्निंग्स डाउनवर्ड रिवाइज होंगे, बट अपवर्ड रिविजन्स फाइनेंशियल्स में, सीमेंट में, इंडस्ट्रियल्स में काफी अच्छी तरह हो सकते हैं, और मुझे लगता है इसलिए FY 24 अर्निंग्स निफ्टी के यहाँ से भी अपग्रेड हो सकते हैं। आपकी सेहत से हमें है सरोकार, उचित अस्पताल चुने। जरूरत पर हमारी टेलीमेडिसिन और ग्राहक सेवा टीम आपकी सहायता करेगी। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस सदैव आपकी सेवा में। ये कैसे हुआ? मैंने बनाया माई सेल्फ मिस्टर जंग। मैं इस घर के सरियों में जंग फैला रहा हूँ। तुम भी घर बनवा रहे हो ना? हाँ। आऊंगा मिलने। नहीं आ पाओगे। क्यों? क्योंकि ये अपना घर श्री जंग रोधक सीमेंट से बनाएंगे। जंग का दी एंड, श्री जंग रोधक सीमेंट। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली बातें। क्या MSP का कानून बनाना संभव है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। यूपी में क्या राजनीतिक पर्यटन चल रहा है? बहस के शोर से अलग, देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो, फोन पे। कैंपस शूज, व्हाट्स योर मूव, और 5paisa.com, investing made easy and rewarding. Embodying legacy, redefining credibility. CareEdge is where foresight is backed by expert insights. क्रिप्टो के भारी भरकम कंफ्यूजिंग वर्ड से क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पिछड़ रहे हैं? तो चलिए ट्यूशंस लेते हैं। क्रिप्टो से जुड़ी हर टेक्निकल टर्म और जार्गन्स को समझें हमारे साथ। एक स्पेशल सीरीज जिसे आप कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ZPay and CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। Presented by ZPay. आहूजा जी, CNBC आवाज देखने से आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? फाइनेंशियल प्लानिंग की ABCD CNBC आवाज से ही सीखी, और अब जरूरतों के साथ सपने भी पूरे हो रहे हैं। हमारे लिए तो CNBC आवाज की हर बात है मुनाफे वाली बात। CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। Just got one night, come
रहा था ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 126.70 पे खरीद है 500 शेयरों की, तो इनको क्या रुकना चाहिए? 115 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा। 140 से 150 तक का मूव भी देखने मिल सकता है। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? 10-20 पॉइंट उछाल पे बेचेंगे तो 100 पॉइंट कमा सकते हैं। 6000 रुपए स्टॉप लॉस लगा करके आप बने रहे। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। खरीदारी की राय है, टारगेट 95 का है और स्टॉप लॉस 88 पे लगा के आप चल सकते हैं। देखिए ट्रेडर ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज, पावर्ड बाय Ebix कैश। Ebix कैश हर खुशी के लिए काफी है। लग रहा था मिश्रा सर ये सेकेंड वेव के बाद हालात पटरी पे आ गए हैं, सब कुछ नॉर्मलाइज हो रहा है। अरे मुंबई में लोकल्स तक चलना शुरू हो गई थी, ये अचानक ओमाइक्रॉन आ गया। ये आप लोग का इनिशियल असेसमेंट ओमाइक्रॉन को लेकर क्या है? क्या दिक्कत होने वाली है या आपके प्रोजेक्शंस में क्वेश्चन मार्क लगेगा, या इट्स टू अर्ली टू से, अभी काफी अनसर्टेन एनवायरनमेंट है? एक चीज तो वो डेटा से साफ दिख रही है कि किसी भी नए वेरिएंट का तो दो ही मेजर्स पे का आकलन करना चाहिए। एक ये कि पुरानी इम्यूनिटी चलेगी कि नहीं, और दूसरी की अगर बीमारी होती है तो कितनी सीरियस होती है। तो पहले पे तो काफी एविडेंस आ गया है कि इम्यून एस्केप काफी स्ट्रांग है, और जो कि आप वायरसेस के पास्ट में भी इवोल्यूशन देखें तो काफी नॉर्मल है कि वो जो स्पाइक प्रोटीन जिस पे इम्यूनिटी बनती है, जिस पे वैक्सीन क्रिएट किए गए हैं, तो इसमें 35 म्यूटेशंस हैं। डेल्टा वेरिएंट में 9 म्यूटेशंस थे, यानी कि थोड़ा तो इम्यून एस्केप होना था, और जो इनिशियल एविडेंस आ रहा है उससे वो दिख रहा है। लेकिन इन्फेक्शंस या सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन, जी बहुत सारे इन्फेक्शन जैसे हम डेल्टा में भी काफी होते थे जिनमें सिम्टम ही नहीं आए, लोगों को बीमारी है पता भी नहीं चला। और सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन की थोड़े गले की खराश, थोड़ा सर दर्द, थोड़ा बुखार, तो ये इसके बाद आता है कि हॉस्पिटलाइजेशन। अभी तक का जो एविडेंस है उससे ये लग रहा है कि इम्यूनिटी, प्री एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी या तो वैक्सीन डिटरमिन्ड या वायरस इन्फेक्शन के कारण, उसका हॉस्पिटलाइजेशन पे अभी भी प्रोटेक्शन है। और इस पे आई थिंक अगले 7 से 10 दिन में और एविडेंस आएगा, और उससे फिर ये बातें और पुख्ता होंगी। बट मार्केट में ऑब्वियसली ऑप्टिमिज्म पे अभी मार्केट्स ने रिबाउंड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि द डिजीज सिविरिटी जो है वो काफी कम दिख रही है इसकी। इनफैक्ट जो बहुत सारे हॉस्पिटलाइजेशंस साउथ अफ्रीका में हुए भी हैं, जहाँ पे ये ओमाइक्रॉन वेरिएंट सबसे ज्यादा फैला हुआ है अभी, वहाँ पे वो एक विथ और एक फॉर, यानी कि वो विथ कोविड पेशेंट एडमिट हो रहा है या फॉर कोविड एडमिट हो रहा है, यानी कि अगर कोई दूसरी बीमारी के लिए भी एडमिट हो रहा है तो उसका कोविड टेस्ट करना जरूरी है, तो उसमें वो पॉजिटिव आ रहे हैं। बट उसमें से 20% हॉस्पिटलाइजेशन ही ऐसे हैं जो कोविड के लिए एडमिट हो रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग इम्यूनाइज नहीं हैं। तो इसलिए अभी तक ये डर कम है। बट एक दूसरा थोड़ा प्रैग्मेटिक व्यू अगर लें आप, कि जो भी बीमारी इतनी तेजी से फैलती है, तो जैसे पहला जो वेरिएंट था, जो पहला ओरिजिनल वेरिएंट था, उसमें ओरिजिनल वायरस में जो वेव थी वो बहुत लंबी वेव थी, यानी कि वो 6 महीने तक पहले ऊपर उठी फिर नीचे आई। जो डेल्टा वेरिएंट था वो काफी इन्फेक्टिव था, उसका जो R0 बोलते हैं कि मतलब हर आदमी कितने लोगों को और इन्फेक्ट करता है, तो उसका कुछ 6 से 7 के बीच में R0 था। तो वो वेव जो है, आपको याद होगा, वो अप्रैल में चढ़ी और जून के एंड तक खत्म हुई, और बहुत डेडली थी, काफी लोगों की जाने गई, लेकिन वो 2 महीने में जो उसको डैमेज करना तक कर दिया। ये जो ओमाइक्रॉन वेरिएंट है, ये अभी तक की एविडेंस से लगता है कि ये डेल्टा से भी ज्यादा इंटेंस है, तो इसलिए इसका वेव और भी छोटा हो सकता है। तो इसलिए जब हमारी वैक्सीनेशन सिस्टम को स्ट्रेस टेस्ट किया जा चुका है, काफी लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी है जो जनरली थोड़ी ब्रॉड बेस्ड होती है, तो इसलिए वो काफी वेरिएंट्स को भी, जब हमारे शरीर जब एंटीबॉडीज बनाती है, हमारा शरीर जब एंटीबॉडीज बनाता है, तो
तो वो केवल एक वो स्पेसिफिक वायरस के लिए नहीं, उसका थोड़ा ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी होती है। तो मेरे हिसाब से इसका रिस्क इकोनॉमी पे कम असर पड़ना चाहिए, बट एज फॉर इंडिविजुअल हेल्थ, फॉर पब्लिक हेल्थ, हमें अभी भी कॉशन बरतना चाहिए। मिश्रा सर, सब कुछ जब बात होती है तो लास्ट क्वार्टर की बात नहीं होती, प्री पैंडेमिक के कंपैरिजंस ड्रॉ किए जाते हैं। तो दरअसल प्री पैंडेमिक और आज की स्थिति, हम कितना रिकूप कर चुके हैं, कितना कुछ बदला है दरअसल, और वो कहते हैं ना, कितना इकोनॉमी दरअसल हील हो पाई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि पहला होता है कि आप प्री पैंडेमिक लेवल ऑफ आउटपुट पे पहुंचे कि नहीं। वो तो हम लोग पिछले क्वार्टर ही पहुंच गए, यानी सितंबर 21 ओवर सितंबर 19 0.3% का रियल ग्रोथ था। नॉमिनल ऑफ कोर्स ज्यादा था, यानी इन्फ्लेशन का भी असर पड़ा। पूरी तरह से हीलिंग मेरे ख्याल से समय लगेगा। उसको हम तभी फुली हील्ड कहेंगे जब हम लोग प्री पैंडेमिक पाथ के पास आ जाए, यानी कि जो 6.5% ग्रोथ होनी थी अगर कोविड नहीं आता, तो अगर 100 पे हम FY20 में थे, तो FY23 यानी अगले वित्तीय वर्ष में हम 121 पे पहुंचते। अभी का कंसेंसस फोरकास्ट 108 का है। हमें लगता है कि वो बहुत कम है, उसको काफी अपडेट करना पड़ेगा, यानी वो 112 114 भी हो सकता है। और अगले 1-1.5 साल में मेरे हिसाब से हम लोग और वो प्री पैंडेमिक पाथ के करीब पहुंच सकते हैं। वो होने के लिए काफी जॉब्स को वापस आना होगा। तो अगर आप अभी के जॉब लॉसेस देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स यानी सीमेंट, टाइल्स, ब्रिक्स, इन सब चीज़ों में जॉब लॉसेस हुई हैं। ऑटो सेक्टर में जो हमने अभी भी डिस्कस किया कि वो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था, तो उसके कंपोनेंट सप्लाईज और पूरी अपस्ट्रीम सप्लाई चेन अभी ठंडी पड़ी है, वो अब रिवाइव होगी। और थोड़ी मशीनरी, तो जब स्टेट गवर्नमेंट का केपेक्स शुरू होगा, जो अब होने वाला है, तो मेरे हिसाब से वो भी पिकअप करेगा। ऑन द सर्विसेज साइड, पर्सनल सर्विसेज यानी डोमेस्टिक हेल्प, थोड़ा बहुत जैसे टैक्सी ड्राइवर, ऑफिस हेल्प, जब ऑफिसेज पूरी तरह खुल जाएंगे तो ऑफिस बॉयज, रिसेप्शनिस्ट, तो बहुत तरह की ऐसे छोटे जॉब्स हैं जो अभी तक पूरी तरह वापस नहीं आए। एजुकेशन, बहुत लोगों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में डाल दिया, क्योंकि पढ़ाई तो ऐसे भी नहीं हो रही थी और एटलीस्ट फीस नहीं लगेगी। पर जब सब कुछ खुल जाएगा तो फिर वो जॉब्स भी वापस आएंगी। मेरे ख्याल से अगले 6 महीने में जो ये अभी 2.5-3 करोड़ जॉब्स अभी वापस नहीं आई हैं, वो भी आनी चाहिए, और मेरे ख्याल से फिर हम प्री पैंडेमिक पाथ की तरफ और तेजी से बढ़ेंगे। लास्ट सवाल, आपने कई सारे सेक्टर्स की बात करी। इस पैंडेमिक के बीच में हमने IT, हमने फार्मास्यूटिकल्स एज अ स्पेस को बड़ा अच्छा मूव दिखाते हुए देखा। अब कैलेंडर ईयर 22 में आपके हिसाब से सबसे की थीम्स जहां पे आप लोग इंटरेस्टेड हैं, जहां पे आप लोग दाव लगाना चाहते हैं, वो, और शायद स्टॉक्स पे अगर ना बात करना चाहते हो तो आपके मॉडल पोर्टफोलियो में जो सबसे बड़ी कोर होल्डिंग्स हैं या जो नए इंक्लूजन्स हैं, वो स्टॉक्स कौन से हैं जो आपके रडार पर हैं? हम डोमेस्टिक सिक्लिकल्स को प्रेफर करते हैं, यानी कि जो सेक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी के एक्सपेक्टेशंस जब रिवाइज होंगे, तो उनसे जिनको फायदा होगा, तो बैंक्स, इंडस्ट्रियल, सीमेंट, कुछ हद तक इवन स्टेपल्स को सिक्लिकल नहीं माना जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स साबुन तेल तो हमेशा खरीदते हैं लोग। बट ये जो लास्ट के 2.5-3 करोड़ जॉब्स जो लोग अभी वापस अपने आप को किसान बता रहे हैं, जिनको कि उनकी इनकम्स चली गई हैं, उन लोगों की इनकम जब वापस आएंगी तो स्टेपल्स को भी मेरे हिसाब से फायदा होना चाहिए। तो इन सब सेक्टर्स पे हम ओवरवेट हैं। जो ग्लोबल सिक्लिकल्स हैं, यानी IT, मेटल्स, एनर्जी, कुछ हद तक जो ऑटोमेकर जिनका ग्लोबल एक्सपोजर है, तो उन सब पे हम अंडरवेट हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो स्टॉक्स काफी महंगे हो गए हैं और उसमें इंक्रीमेंटल पॉजिटिव सरप्राइज के चांसेस कम है। नीलकंठ सर, हमेशा आपसे बात कर